एमकॉम फाइनल, बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। पेपर पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी। आज की कक्षा का विषय है रिसर्च डिजाइन, मीनिंग एंड नीड। शोध प्ररचना, उसकी उसका अर्थ एवं आवश्यकता। शोध कार्य का करते समय शोध समस्या के चयन के पश्चात, पिछले कक्षाओं में हमने शोध समस्याओं का चयन यानी शोध के विषय के चयन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। शोध का विषय चयन करने के बाद शोध कार्य आरंभ करने से पहले शोध प्ररचना तैयार की जाती है, यानी शोध कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, क्या काम कब किया जाएगा, क्या क्या काम किए जाएंगे, कितने काम किए जाएंगे, तथ्य संकलन का कैसे होगा, तथ्य संकलित हो जाने के बाद उनका निर्वचन कैसे होगा, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक रूपरेखा तैयार की जाती है। उस रूपरेखा को शोध प्ररचना कहते हैं। आइए आज इस शोध प्ररचना के बारे में जानें, इसकी आवश्यकता के बारे में जानें। शोध प्ररचना को समझने के लिए, उसकी आवश्यकता को समझने के लिए कुछ बिंदु प्रश्न के रूप में आपके सामने स्क्रीन पर है, आप उन्हें समझे। शोध प्ररचना के ये प्रमुख अंग भी इन्हें कह सकते हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर शोध प्ररचना तैयार की जाती है। पहला है व्हाट इज द स्टडी अबाउट। अध्ययन किसका करना है। शोध प्ररचना में स्पष्ट किया जाता है कि क्या अध्ययन किया जाएगा, किसका अध्ययन किया जाएगा। हमारा जो विषय है उसको एलोबरेट किया जाता है, उसको समझने की कोशिश की जाती है। किसका अध्ययन कर रहे हैं, किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्या उसके तथ्य होंगे, क्या उसके तत्व होंगे, किन बातों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद व्हाई इज द स्टडी मेड। अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्यों तैयार की जा रही है स्टडी, किसके लिए स्टडी तैयार की जा रही है। फिर आता है कि स्टडी का कार्य क्षेत्र क्या होगा, अध्ययन कहाँ किया जाएगा, अध्ययन क्षेत्र क्या होगा। यानी शोध प्ररचना में शोध का विषय लिखा जाता है। शोध का विषय लिखने के बाद उसके बारे में विस्तार से रूपरेखा तैयार की जाती है। फिर ये तय किया और उसमें ये बात भी मेंशन की जाती है, तय कर लिया जाता है, यानी निर्णय ले लिया जाता है कि शोध कार्य का अध्ययन क्षेत्र कौन सा होगा। राज्य होगा, देश होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जिला होगा, तहसील होगा, ग्रामीण क्षेत्र होगा, शहरी क्षेत्र होगा। तथ्य कहाँ से संकलित किए जाएंगे, अध्ययन किन पर, किस पॉपुलेशन पर किया जाएगा, किस एरिया में किया जाएगा, किस विभाग से किया जाएगा, किन किन विभागों से किया जाएगा, इसका विस्तार पूर्वक दिया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि किस तरह के तथ्य की आवश्यकता होगी, व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। प्राथमिक संबंध चाहिए या द्वितीयक संबंध चाहिए, यानी प्राइमरी डेटा चाहिए या सेकेंडरी डेटा चाहिए। प्राथमिक संबंध चाहिए तो किस स्तर के प्राथमिक संबंध चाहिए, सेकेंडरी डेटा चाहिए तो किस स्तर के सेकेंडरी डेटा चाहिए। तथ्यों के बारे में रूपरेखा तैयार की जाती है कि तथ्य कहाँ से, किस तरह के तथ्य संकलित किए जाएंगे, दोनों तरह के तथ्य संकलित किए जाएंगे, यानी दोनों तरह के तथ्य देखे जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे, या केवल सेकेंडरी डेटा से हमारा काम चल जाएगा, या खाली प्राइमरी डेटा से हमारा काम चल जाएगा। फिर आता है वेयर कैन बी रिक्वायर्ड डेटा बी फाउंड, और फिर ये देखा जाता है, ये भी स्पष्ट किया जाता है कि जो डेटा हमें चाहिए, जो हमने तय किया है कि तथ्य हमें चाहिए, वो तथ्य कहाँ मिल जाएंगे। प्रकाशित रूप में मिलेंगे या अप्रकाशित रूप में मिलेंगे, पब्लिश्ड फॉर्म में मिलेंगे या अनपब्लिश्ड फॉर्म में मिलेंगे, किस रूप में वो हमें मिलेंगे। पुराने रिकॉर्ड में मिलेंगे
संस्थाओं के रिकॉर्ड में मिलेंगे, सरकारी दस्तावेजों में मिलेंगे, सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सांख्यिकी में मिलेंगे, या निजी संस्थाओं से संग्रहित करने होंगे। प्राथमिक समंक हम कहाँ से संग्रहित करेंगे, क्षेत्र कौन सा होगा, किस आयु वर्ग के लोग होंगे, तो तथ्य कहाँ से प्राप्त होंगे, ये जानकारी ली जाती है। यानी किसकी स्टडी की जानी है, ये तय हो गया। रूपरेखा का पहला भाग हो गया। दूसरा भाग हो गया क्या स्टडी की जाएगी, दूसरा भाग हो गया। कहाँ स्टडी की जाएगी, ये तीसरा भाग हो गया। स्टडी करने के लिए तथ्य कौन कौन से चाहिए, चौथा भाग हो गया। और तथ्य कहाँ से मिल पाएंगे, जो तथ्य चाहिए हमें, जो समझ चाहिए हमें, वे समझ हमें कहाँ से मिल पाएंगे, ये पांचवा भाग हो गया। ये 5 महत्वपूर्ण भाग हैं। इससे लगभग 50% रूपरेखा हमारी तैयार हो जाती है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि क्या स्टडी करनी है, स्टडी क्यों करनी है, स्टडी कहाँ की जाएगी, स्टडी के लिए क्या डेटा चाहिए, और जो रिक्वायर्ड डेटा है वो कहाँ मिलेंगे। यानी अध्ययन कहाँ करना है, क्या अध्ययन करना है, अध्ययन क्यों करना है, अध्ययन कहाँ किया जाएगा, अध्ययन के लिए क्या समझ चाहिए, और जो समझ चाहिए वो कहाँ मिल जाएंगे। शोध के विषय के चयन के बाद ये 5 बिंदु तैयार किए जाते हैं। यही हमारी शोध परियोजना की आवश्यकता है, और यही हमारी शोध परियोजना की स्वरूप है। इसके बाद अगला पार्ट जो भाग आता है शोध परियोजना का, रिसर्च डिजाइन का, व्हाट पीरियड्स ऑफ टाइम विल बी स्टडी इंक्लूड। अब इस अध्ययन में कितना समय लगेगा, ये गणना की जाती है, उसकी कैलकुलेट किया जाता है। लगभग टेंटेटिव टाइम कैलकुलेट किया जाता है, कितना समय इसकी गणना में लगेगा, कितना समय के लिए स्टडी की जानी है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। जब ये स्टडी तय हो जाती है, तब अगला स्टेप आता है, व्हाट विल बी द सिंपल डिजाइन। समंकों की प्ररचना क्या होगी, प्रारूप क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी, समंक कैसे होंगे, रैंडम सैंपलिंग होंगे, प्राइमरी डेटा होंगे, सेकेंडरी डेटा होंगे। प्राइमरी डेटा होंगे तो कितने होंगे, किस हद तक होंगे, सेकेंडरी डेटा होंगे तो किस हद तक होंगे, किस सीमा तक होंगे। व्हाट विल बी द सिंपल डिजाइन, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। सिंपल डिजाइन क्या होगी, सैंपल की साइज क्या होगी, उसका आकार कितना होगा, कितने कितने सैंपल हम कलेक्ट करेंगे, 300, 500। यूनिवर्स के आधार पर सैंपल की आकार तय होगा। उसके बाद व्हाट टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन विल बी यूज्ड, फिर कौन सी तकनीक यूज की जाएगी, कौन सी तकनीक उपयोग में ली जाएगी तथ्यों के संग्रहण के लिए, कौन से उपकरण काम में लिए जाएंगे। यानी सैंपलिंग मेथड कौन सा होगा, रैंडम होगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होगा, पर्पसफुल रैंडम सैंपलिंग होगा, कौन सी टेक्निक हम काम में लेंगे। फिर शेड्यूल टूल में शेड्यूल काम में लेंगे, क्वेश्चनियर काम में लेंगे, केस स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो क्या करेंगे हम, कौन सी टेक्निक काम में लेंगे हम, ये निर्धारित किया जाता है। रूपरेखा का अगला भाग जो है ये निर्धारण करना होता है। फिर जो अगले 2 पार्ट हैं वो है हाउ विल द डेटा बी एनालाइज्ड, तथ्यों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, कौन सी सांख्यिकी तकनीक काम में ली जाएगी, इन तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। डेटा का विश्लेषण कैसे होगा, तथ्यों का विश्लेषण कैसे होगा, सारणीयन कैसे होगा, कौन सी सारणियां बनाई जाएगी, ये भी निर्धारित कर लिया जाता है। और लास्ट पार्ट आता है इन व्हाट स्टाइल विल द रिपोर्ट बी प्रिपेयर्ड, और जो सारे काम को करने के पश्चात
अंतिम प्रतिवेदन जो जारी किया जाता है, तैयार किया जाता है, वो प्रतिवेदन किस स्टाइल में तैयार किया जाए, उसका स्वरूप क्या होगा, कितना विश्लेषणात्मक होगा, कितना विवरणात्मक होगा, वर्णनात्मक होगा प्रतिवेदन। इस तरह से ये 10 बिंदु हैं। ये 10 बिंदु रिसर्च डिजाइन की अर्थ को भी बताते हैं, डिजाइन की नीड को भी बताते हैं, उसकी आवश्यकता को भी प्रकट करते हैं। इससे हम कंक्लूसिव फॉर्म में, निष्कर्षात्मक रूप में कह सकते हैं कि शोध प्रयोजना वह प्रयोजना है और प्रारूप है जिसमें शोध कार्य के बारे में बारीकी से लिखा जाता है कि शोध कैसे की जाएगी, कितनी की जाएगी, क्यों की जाएगी, कब की जाएगी, और उसका प्रतिवेदन कैसे प्रस्तुत किया जाए। यानी पहला पार्ट होता है क्या स्टडी करनी है, दूसरा पार्ट होता है स्टडी क्यों करनी है, उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सा रिसर्च गैप इससे पूरा हो जाएगा। फिर तीसरा पार्ट आता है कि स्टडी कहाँ की जाएगी, उसका अध्ययन क्षेत्र कौन सा होगा, कितने जिले होंगे, कितनी तहसीलें होंगी, कितने राज्य होंगे, कितने देश होंगे। फिर अगला भाग आता है क्रमांक कौन से आवश्यक होंगे, स्टडी हम करना चाहते हैं, जो अध्ययन हम करना चाहते हैं, उसके लिए किन तथ्यों की आवश्यकता होगी, प्रकाशित तथ्य होंगे, अप्रकाशित तथ्य होंगे, सरकारी संस्थाओं से तथ्य प्राप्त होंगे, सरकार द्वारा जारी तथ्य होंगे, निजी संस्थाओं से प्राप्त होंगे, या स्वयं तथ्य हम जुटाएंगे, प्राथमिक समझ लेंगे। फिर ये जो तथ्य हमें चाहिए वो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, वेयर कैन बी रिक्वायर्ड डेटा बी फाउंड, कहाँ से लेंगे, कहाँ से मिलेंगे, प्रकाशित रूप में मिल जाएंगे, अप्रकाशित रूप में मिलेंगे, शिलालेख के रूप में मिलेंगे, माइक्रोफिल्म्स के रूप में मिलेंगे, अप्रकाशित दस्तावेजों के रूप में मिलेंगे, संस्थाओं में मिलेंगे, व्यक्तियों के घरों में मिलेंगे, सरकार के पास मिलेंगे। ये तय कर लिया जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है ये डेटा हमें कहाँ से मिलेंगे, तथ्य हमें कहाँ से मिलेंगे। अगला कदम होता है कि टाइम शेड्यूल तय करना। ये सब काम हम करने जा रहे हैं, तथ्य संकलित करने जा रहे हैं, रिपोर्ट हम तैयार करेंगे, लेकिन कितने समय अवधि में, समय अवधि निर्धारित कर ली जाती है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। ये निर्धारित करने के बाद तथ्य संकलन के तरीके पे आते हैं, और तथ्य संकलन के लिए जो निर्देशन पद्धति काम में ली जाएगी, वो निर्देशन पद्धति क्या होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, न्यायाधीश का स्वरूप क्या होगा, सैंपल का डिजाइन क्या होगा। सैंपल जो है वो स्टेरिफाइड होंगे, रैंडम सैंपलिंग होगी, प्राइमरी डेटा होंगे, सेकेंडरी डेटा होंगे, प्राथमिक समक संकलित किए जाएंगे, द्वितीयक समक संकलित किए जाएंगे, ये निर्धारित किया जाता है। इसके बाद व्हाट टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन विल बी यूज्ड, तथ्यों के संकलन के लिए क्या तकनीक काम में ली जाएगी, कौन से उपकरण काम में ले जाएंगे, अनुसूची तैयार की जाएगी, प्रश्नावली तैयार की जाएगी, व्यक्तिगत अध्ययन किया जाएगा या निरीक्षण अध्ययन किया जाएगा, साक्षात्कार किया जाएगा, कौन सी तकनीक हम काम में लेंगे, साक्षात्कार तकनीक लेंगे, शेड्यूल तैयार करने की तकनीक लेंगे, क्वेश्चनियर की तकनीक लेंगे, केस स्टडी तकनीक लेंगे, ऑब्जर्वेशन टेक्निक लेंगे, कौन सी टेक्निक काम में लेंगे, तय कर लीजिए। फिर आता है एनालिसिस पार्ट। हाउ विल द डेटा बी एनालाइज्ड, तथ्यों का विश्लेषण कैसे करेंगे, उनका तथ्य संकलन होने के बाद उनका सारणीयन किया जाएगा, सारणीयन का तरीका क्या होगा, सिंपल टेबल बनाई जाएगी, कॉम्प्लेक्स टेबल बनाई जाएगी, मल्टीपल फिगर टेबल बनाई जाएगी। फिर उसका एनालिसिस करने का तरीका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होगा या एनालिटिकल एनालिसिस होगा, कौन सी सांख्यिकी यूज की जाएगी,
परसेंटेज मेथड यूज किया जाएगा, एवरेज मेथड यूज किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी यूज की जाएगी, काई स्क्वायर यूज किया जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा। डेटा एनालिसिस करने के लिए कौन सी तकनीक काम में ली जाएगी, और ये जब डेटा एनालिसिस हो जाएगा तो उसका निर्वचन कैसे किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाएगा। तब लास्ट पार्ट आता है, इन व्हाट स्टाइल विल द रिपोर्ट बी प्रिपेयर्ड, किस स्वरूप में शोध प्ररचना तैयार की, शोध प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। अध्याय चैप्टराइजेशन कर लिए जाते हैं, कितने चैप्टर्स होंगे, प्रथम अध्याय में क्या होगा, द्वितीय अध्याय में क्या लिखेंगे, तृतीय अध्याय में क्या लिखेंगे, चतुर्थ पंचम षष्ठम अध्याय जो भी होंगे उनमें विश्लेषणात्मक विवरण क्या होगा, बाद में अपेंडिक्स क्या लगाएंगे, बिब्लियोग्राफी में क्या लगाएंगे, इंडेक्स देंगे, आभार अभिवादन करेंगे, प्रिफेस देंगे, फोटो इत्यादि और एनालिटिकल पार्ट लगाया जाएगा। शोध प्रतिवेदन का स्वरूप भी तय कर लिया जाता है। जब शोध ये हमारी रिसर्च डिजाइन तैयार होने के बाद शोध कार्य आरंभ किया जाता है। कीपिंग इन व्यू द अबव स्टेटेड डिजाइन डिसीजंस, वन में प्रिपेयर द ओवरऑल रिसर्च डिजाइन। इसलिए इन 10 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, इन 10 प्रश्नों का उत्तर देते हुए कोई भी शोधकर्ता, शोध अधिकारी अपनी शोध परियोजना तैयार कर सकता है और शोध कार्य को आरंभ कर सकता है। जितनी सुदृढ़ शोध परियोजना होगी उतना ही शोध कार्य समय पर होगा, व्यवस्थित होगा, क्रमबद्ध होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा। इतनी कमजोर शोध परियोजना होगी, हमारा शोध कार्य उतना ही कमजोर होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, शोध के निष्कर्ष सही नहीं निकलेंगे। तो शोध परियोजना शोध कार्य का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और शोधकर्ता को पूरा समय निकालकर, अनुभव लेकर, प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे करके और फिर रिसर्च डिजाइन तैयार करनी होती है। इसी रिसर्च डिजाइन के बारे में अगली कक्षा में हम उसकी इम्पोर्टेंस और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की कक्षा में यहीं पर पूरी होती है। थैंक यू वेरी मच।